भारतीय वायुसेना MiG-29 यूपीजी बेड़े को अत्याधुनिक बीनेट SDR सिस्टम से अपग्रेड करेगी। तेजस मार्क II फाइटर जेट की पहली उड़ान 2025 में होगी। भारतीय सेना ने 1200 टोड गन सिस्टम की विशेषताओं के लिए स्पेसिफाइड फीचर्स जारी किए। अब भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस तैनात किए जाएंगे। एक बार फिर से भारत ने नो टर्म वार्निंग जारी की है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अब अपने MiG-29 यूपीजी फ्लीट को लेटेस्ट मॉडलर मल्टीबैंड और मल्टी चैनल बीनेट SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो प्रणाली के साथ इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है, जो कि एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग कही जा सकती है। और अपग्रेड सुविधा के लिए SDR किट और टेस्टर की आपूर्ति के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 96 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी दिया है और यह अनुबंध अस्ट्रा राफेल कॉमर्सिस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। भारतीय वायुसेना अब अपने पुरानी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को अत्याधुनिक बीनेट एयरबॉर्न यानी कि AR प्रणाली से लैस करने के लिए अपने प्रोग्राम को शुरू कर चुकी है, जो कि पहले ही अपनी क्षमताओं को साबित भी कर चुका है। और इसका एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन दोस्तों MiG-21 फ्लीट और सुखोई 30 MKI और LCA तेजस पर भी किया गया है। बीनेट AR एक मॉडलर मल्टीबैंड SDR के रूप में सामने आता है, जिसे विशेष रूप से हवाई प्लेटफॉर्मों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्रमुख शक्तियों में से एक फ्रीक्वेंसियों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ प्राप्त करने और संसाधित करने और फिर उन्हें एक सिंगल IP नेटवर्क में मर्ज करने की क्षमता करना है, जिसकी वजह से डेटा रेट्स और जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं और साथ ही न्यूनतम सिंगल विलंब के मामले में यानी कि मिनिमल सिंगल डिले के मामले में जबरदस्त नेटवर्क क्षमता उत्पन्न करना है। यानी कि अब MiG-29 यूपीजी बेड़े में कटिंग एज बीनेट SDR सिस्टम इंटीग्रेट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लेखा वायरलेस सॉल्यूशन जो कि IDEX विनर भी है, उन्हें एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन नेवी से, जो कि 3.80 करोड़ रुपए का है, जिसके तहत वो 4G/LTE टैक्टिकल लैंड सिस्टम की सप्लाई भारतीय नौसेना को करेंगे। दरअसल आज के युग में जहां रैपिड कम्युनिकेशन यानी कि तीव्र संचार सबसे ज्यादा जरूरी है और दुनिया भर के रक्षा बल जटिल संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाई स्पीड वाले सेलुलर टाइप नेटवर्क को तेजी से तैनात करने की जरूरत को पहचान चुके हैं। ऐसे में लेखा वायरलेस सॉल्यूशन ने अपने इनोवेटिव 4G/LTE टैक्टिकल लैंड सिस्टम के साथ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा है। लेखा वायरलेस सॉल्यूशन के द्वारा विकसित 4G/LTE टैक्टिकल लैंड सिस्टम को हाई स्पीड सेलुलर कनेक्टिविटी के साथ स्टैंड अलोन ऑपरेशन नेटवर्क प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो बात इस प्रणाली को अलग करती है वो है इसके मिनटों के भीतर तैनात की होने की क्षमता, जिससे सैन्य यूनिटों को तेजी से विश्वसनीय संचार लिंक स्थापित करने की अनुमति मिलती है। ये क्षमता गतिशील यानी कि डायनामिक बैटलफील्ड में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, जहां प्रभावी निर्णय लेने और मिशन की सफलता के लिए रियल टाइम की जानकारी साझा करना और समन्वय आवश्यक होता है। 4G/LTE नेटवर्क लैंड प्रणाली सैन्य कर्मियों को चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्बाध और कुशलतापूर्वक कम्युनिकेशन करने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ सशक्त बनाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना अब अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक और रणनीतिक कदम उठा रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना अब अपने फ्रंट लाइन युद्धपोतों में कम लागत वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस को तैनात करेगी। ये सटीक लॉइटरिंग म्यूनिशन समुद्र आधारित खतरों का मुकाबला करने के लिए एक लागत प्रभावी सॉल्यूशन प्रदान करेगा, जिसमें मानव रहित सतह के जहाजों और लंबी दूरी की क्षमताओं से लैस दुश्मन के युद्धपोत भी शामिल है, जो नौसेना युद्ध में फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी काम करते हैं। युद्ध सामग्री ले जाने वाले ये लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन या फिर कामिकेज ड्रोन कहा जाता है, ये एक मानव रहित हवाई वाहन है, जिन्हें एक उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। युद्ध के मैदान में ये लॉइटर यानी कि घूमते हैं और हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को पहचान कर और फिर उन्हें घेर कर उन्हें बेअसर कर देते हैं। संभावित खतरों के आसपास रहने की उनकी क्षमता उन्हें आधुनिक नौसैनिक युद्ध में एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को नौसेना में शामिल करने से कई तरीके के फायदे मिलेंगे, जिससे कि भारतीय नौसेना दुश्मनों के समुद्र आधारित प्लेटफॉर्मों को लक्षित कर सकती है, उन पर सटीक हमले कर सकती है और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन फोर्स मल्टीप्लायर का काम भी कर सकते हैं।
इसके अलावा ये दुश्मनों के युद्धपोतों पर महत्वपूर्ण प्रणालियों को बाधित और उन्हें अक्षम कर सकते हैं। एडीए के डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम के अधिकारी ने कहा कि पहला तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट 18 महीनों में तैयार होगा और फिर इसकी पहली फ्लाइट अगले 6 महीनों में होगी और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट 2025 तक ही उड़ान भर पाएगा। उन्होंने कहा कि इस फाइटर जेट में 90% जो कंपोनेंट्स हैं वो स्वदेशी होंगे और इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में 300 पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 20% ज़्यादा बड़ा होगा तेजस मार्क 1 से, साथ ही इसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी और इसमें बड़ी संख्या में स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स भी लगेंगे और इसकी रेंज बड़ी हुई होगी, साथ ही ये अधिक हथियार भी ले जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की 1200 नेक्स्ट जनरेशन टोड गन सिस्टम की जरूरत को पूरा करने के लिए कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आई हैं, जिसमें कि भारत फोर्स, टाटा डिफेंस और लार्सन एंड टूब्रो के अलावा अडानी डिफेंस सिस्टम सामने आए हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने अब अपने नेक्स्ट जनरेशन टोड गन सिस्टम के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन जारी की हैं, जिसमें कि 15 टन इनकी वेट लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग रेंज रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल्स ये दाग सकते हों, लेजर आधारित इग्निशन टेक्नोलॉजी इसमें होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्षमता होनी चाहिए, हाइब्रिड ड्राइव सिस्टम होना चाहिए ताकि फायर पोजीशन को तेजी से मूव किया जा सके और साइलेंस मोड में ऑपरेशन करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज होनी चाहिए जो कि इसे स्टेल्थी मैन्यूवर करेगा। यही नहीं, इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, रोबस्ट ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और इनिशियल नेविगेशन बेस्ड साइट सिस्टम भी होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत ने एक बार फिर से नो टर्म वार्निंग जारी की है आने वाली मिसाइल टेस्टिंग की, जो कि 5 से 9 अक्टूबर के बीच की जा सकती है और इसका जो टेस्ट एरिया है वो 2000 किलोमीटर का है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अग्नि प्राइम नेक्स्ट जनरेशन मीडियम रेंज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो सकता है, जिसे कि भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड करेगी और ये टेस्ट यूजर ट्रायल फेज के तहत किया जाएगा ताकि इसे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और ऑपरेशनल डिप्लॉय के लिए तैयार किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन का जो साइंटिफिक रिसर्च वेसल है वो इंडियन ओशियन में आ चुका है। ऐसे में कुछ नेवल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि चाइना ने अब साइंटिफिक टेस्ट करना भी शुरू कर दिया है इंडियन ओशियन में, जिससे कि वो डेटा इकट्ठा करेगा और ये डेटा चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे कि उनकी जो एक्टिविटी है वो इंडियन ओशियन में तेजी से हो जाएगी। इसके अलावा चाइना की ये जो सर्वे एक्टिविटीज है वो अंडमान और निकोबार में हो रही है ताकि यूएस नेवी की फिश हुक सेंसर नेटवर्क को वो पहचान सके, जो कि एक रेजर अलार्म की तरह है जब चाइना की सबमरीन्स इंडियन ओशियन में आती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सेला सुरंग का 96% काम लगभग पूरा हो चुका है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और इस साल के अंत में इसका उद्घाटन किया जा सकता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने कहा कि सुरंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेला सुरंग की खुदाई 13,800 फीट सेला दर्रे के नीचे की गई है, जो अक्सर भूस्खलन और बर्फबारी के कारण बंद रहता है। सेला दर्रा तवांग जिले को बाकी के अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है और सुरंग पूरे साल तवांग और चीन सीमा से लगे अग्रिम इलाकों तक पहुंच को आसान बनाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मालदीव में भारत को एक बड़ा झटका लगा है। आखिरकार चीन की चाल यहां पर सफल हुई है और चीन की गोद में बैठने वाला मोहम्मद मोइज़ू राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए हैं और मोहम्मद मोइज़ू के होने से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ सकती है, क्योंकि वो चाइना के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। आपको बता दें कि मालदीव हिंद महासागर के मध्य में मौजूद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है और ये रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है और मोइज़ू के आने से मालदीव एक बार फिर से चीन के कर्ज के जाल में फंस जाएगा। मालदीव के चुनाव भारत और चीन के लिए वर्चस्व की लड़ाई भी थी, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से चाइना को बढ़त मिल गई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भोपाल में भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और तकनीकी खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस हेलीकॉप्टर में 6 जवान सवार थे। फिलहाल ये सब सुरक्षित है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने कहा कि आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है और अब ये पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया है। आदित्य L1 अब सूर्य पृथ्वी लॉन्ग रेंज पॉइंट यानी कि L1 की ओर बढ़ रहा है। ये दूसरी बार है जब इसरो ने पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान को
भेजा है और इसमें सफलता पाई है। इससे पहले इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर को भेजा था। ये यान 110 दिन के बाद जनवरी 2024 में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। तो फिलहाल इस अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी आपका जरूर आना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।